वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के प्रथम सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में, खास करके शुरुआती इतिहास से लेकर के और 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। मध्यकालीन इतिहास का यानी मेडिवल हिस्ट्री का ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है। परीक्षा के 1-2 दिन पहले अगर आप इसको तैयार कर लेंगे, इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे, तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। यानी कि इसमें ऐसे प्रश्नों को मैंने समाहित किया है जो कि पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं तो जो अब की बार पूछे जा सकने वाले हैं। तो इस प्रकार से एक क्विक रिवीजन होगा आपके संपूर्ण सिलेबस का। यानी एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया के सिलेबस में जो चैप्टर शामिल है, उन सभी चैप्टर से बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और एक क्विक रिवीजन के तहत ये वीडियो आपके समक्ष आई हुई है। तो ये महासंग्राम रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। बहुत आसान तरीके से इसमें आप तमाम प्रकार के प्रश्नों को जानते हैं, समझते हैं और इसी प्रकार से मतलब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते भी हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी के लिए। और अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा ये वीडियो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी जानकारी आप पाएंगे और वो आपकी चाहे परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे परीक्षा आपकी लिखित हो, दोनों दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी जिन छात्राओं का एडमिशन हुआ था बीए प्रथम सेमेस्टर में, प्रथम वर्ष में, उनमें दो प्रकार की हिस्ट्री आपको पढ़नी होती है नई शिक्षा नीति के अनुसार। एक का नाम है इतिहास। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलम चेंज कर लूँ और बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। एक होता है आपका इतिहास यानी हिस्ट्री केवल, ठीक है, इतिहास। और एक होता है आपका प्राचीन इतिहास और कला एवं मतलब आर्ट और आर्किटेक्चर। तो एक होती है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास और इतिहास दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट आपका होता है प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में उसका सिलेबस यानी उसका मॉडल पेपर मैंने कल दे दिया है, आप लोगों ने उसको देखा होगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि ये जो मतलब इतिहास है केवल है, जिसको आप पहले मध्यकालीन इतिहास बोलते थे, पहले से भी आपको दो इतिहास पढ़ना पड़ता था। दो हिस्ट्री, एक हिस्ट्री, एक मेडिवल हिस्ट्री और एक एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री को अभी भी एंशियंट हिस्ट्री के नाम से संबोधित करते हैं हम लोग, लेकिन जो मध्यकालीन इतिहास था या मेडिवल हिस्ट्री था उसको केवल इतिहास कर दिया गया है अब। ठीक है, तो हालांकि मैंने फ्रंट पेज पर मध्यकालीन इतिहास ही लिखा ताकि आपके समझ में आ जाए। तो आपके अगर जो है उसमें एग्जामिनेशन फॉर्म में हिस्ट्री लिखा है, इतिहास लिखा है केवल, तो वो उसका मॉडल पेपर है ये। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिंदुसार कौन था? बिंदुसार कौन था भैया? बिंदुसार की अगर बात करें तो ये बिंदुसार जो था, जब चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है, और चंद्रगुप्त की मृत्यु होती है 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त की मृत्यु के उपरांत चंद्रगुप्त का ही पुत्र है बिंदुसार, वो गद्दी पर बैठता है। चंद्रगुप्त मौर्य को आप लोग जानते होंगे, चाणक्य के जो एक प्रकार से चाणक्य जिसके प्रधानमंत्री थे, चाणक्य ने जिसको शिक्षा दी थी, मतलब चाणक्य ने शिक्षा दी थी चंद्रगुप्त को, वही चंद्रगुप्त ये है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार जो होता है वो गद्दी पर बैठता है 298 ईसा पूर्व, मगध की गद्दी पर बैठता है। और इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य से पहले जो गद्दी पर बैठा था वो था घनानंद, जो कि नंद वंश का शासक था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है, ये मौर्य वंश का पहला शासक होता है, मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, इसी का लड़का है बिंदुसार। ठीक है, 298 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था ये। और केकरी गद्दी भैया, मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और पुराणों में इसको वारिसार कहा गया है। पुराण जैसे कि आप देखते कई सारे पुराण हैं, 18 पुराणों की बात करी गई है हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार। तो 18 पुराण जो हैं, उन्हीं पुराणों की अगर बात करें तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को वारिसार कहा गया है। आप जैन ग्रंथों में देखेंगे तो इसको सिंहसेन की उपाधि दी जाती है, सिंहसेन कहा गया है। आप यूनानी ग्रंथों में अगर देखेंगे बिंदुसार के बारे में, तो बिंदुसार को यूनानी ग्रंथों में अमित्रोन बेटीस कहा जाता है, जिसको हिंदी में अगर देखें तो अमित्रघात कहा जाता है। तो बिंदुसार जो था, इसी को अमित्रघात, इसी को सिंहसेन, इसी को वारिसार, ये सब कहा जाता है। ये सब आप लोग जान लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में कई प्रश्न पूछेगा।
कि बिंदुसार गद्दी पर कब बैठा, तो बताएंगे 298 ईसा पूर्व में। कहाँ की गद्दी पर बैठा, आप बताएंगे मगध की गद्दी पर। ठीक है, पुराणों में इसको क्या कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, आप बताएंगे वारिसार। आपसे पूछेगा जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है, आप बताएंगे सिंहसेन। आपसे पूछेगा यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र को यानी बिंदुसार को क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे अमित्रघात। ठीक है, ये इसके पुत्र के बारे में सारी चीजें मैं बता रहा हूँ चंद्रगुप्त मौर्य के यानी बिंदुसार के बारे में। और उसने अपने शासनकाल में कोई नई विजय नहीं की, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो विजय करी थी बस उतने ही में संतुष्ट रहा, और उसके बाद में कोई नई विजय इसने नहीं करी। परंतु अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सुरक्षा जरूर करी इसने। और उसके शासनकाल की प्रमुख घटना जो थी तक्षशिला का विद्रोह था। इसके शासनकाल में क्या हुआ था, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है पाकिस्तान में अब है, रावलपिंडी से लगभग 20 मील की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और पहले जो है ये, अच्छा, तक्षशिला कंधार की राजधानी हुआ करती थी, एक समय था। तो वही तक्षशिला जो था उसी में विद्रोह होता है, जो कि तक्षशिला भी इसी के शासनकाल में आता था, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के शासनकाल में, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य उसको भी जीत चुका था। तो तक्षशिला में विद्रोह होता है जिसे सैनिक शक्ति ने से दबा दिया था इसने, किसने, बिंदुसार ने। तो ये बिंदुसार के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई। तो ये है बिंदुसार। ठीक है, इसी को भद्रसार भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, भद्रसार, बिंदुपाल, वारीसार। ठीक है, बिंदुसार, तो ये कई नाम इसके हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका बिंदुसार। बिंदुसार एक प्रकार से इसने साम्राज्य विस्तार जरूर नहीं किया, लेकिन जो इसके चंद्रगुप्त पिताजी थे मौर्य जी, चंद्रगुप्त मौर्य के जितना भी उन्होंने बचाया था या जितना उन्होंने जीता था उन सभी को, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश का संस्था मतलब स्थापना करी थी, और चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। तो एक प्रकार से बड़े विद्वान थे चाणक्य, और चाणक्य ने कहीं ना कहीं पे बहुत रणनीतियां बना करके रखा था ताकि जो है चंद्रगुप्त को कोई दिक्कत ना हो। और चंद्रगुप्त का चाणक्य जो मंत्री था, मतलब कि चाणक्य जो था बिंदुसार का भी महामंत्री था। और इसीलिए आप देखेंगे कि भले ही राजा आपका उतना ज़्यादा प्रभावी ना हो, लेकिन अगर मंत्री आपका ठीक होता है, सलाहकार ठीक होता है, तो वो राजा बहुत आगे जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, सार जो था वो एक प्रकार से दो विद्रोह होते हैं तक्षशिला में, और उसको दबा दिया जाता है। तो ये था बिंदुसार। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न है चार पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ कौन कौन से भैया, देखिए चार पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन में आपको करने होते हैं, तो पुरुषार्थ होते हैं चार। ठीक है, तो पुरुषार्थ सिद्धांत के अंतर्गत मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उद्देश्यों को चार भागों में बांट दिया गया है। जैसे पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। मोक्ष जो होता है जीवन का अंतिम और चरम परम लक्ष्य होता है, मोक्ष की प्राप्ति। काम का मतलब होता है जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं वो संपूर्ण आपकी पूरी हो जाएं। अब अपनी जीवन की समस्त इच्छाओं को आप पूरा कैसे करते हैं, आप जो है धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके, जब आप कमाई करते हैं, रुपया कमाते हैं और उस रुपये का प्रयोग करके आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उसके बाद में अगर आप इन तीनों में धर्म अर्थ काम में अगर तालमेल या समन्वय स्थापित कर ले जाते हैं ठीक ठाक तरीके से, तो भैया आपको मोक्ष की प्राप्ति बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है। लेकिन अगर इन्हीं तीनों में तालमेल नहीं बैठता है तो फिर दिक्कत की बात है। ठीक है, आप समझते हैं धर्म क्या होता है। धर्म मतलब ध्री धातु से बना हुआ है, ध्री संस्कृत का एक धातु है, उससे उत्पन्न हुआ है धर्म, जिसका मतलब होता है धारण करना, पालन करना या आलंबन देना, मतलब उसको काम, मतलब एक प्रकार से कर्म से तात्पर्य है धर्म का। धर्म का अभिप्राय है किसी विशिष्ट विश्वास अथवा शक्ति से नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य होता है धारण करने से। यह मनुष्य के नैतिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है धर्म। वास्तव में धर्म जो होता है व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की एक संहिता होती है, एक कानून होता है कि व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना है और कैसा व्यक्ति का आचरण होना चाहिए, ये धर्म डिसाइड करता है। धर्म बताता है कि आप क्या करोगे तो अच्छा है, क्या करोगे तो बुरा है, क्या करोगे तो पुण्य है, क्या करोगे तो पाप है। ठीक है, ये धर्म में लिखी बातें होती हैं, जो उसके कार्यों को व्यवस्थित, नियमित और नियंत्रित करता है तथा उसे उज्जवल जीवन व्यतीत करने के निमित्त मार्ग प्रशस्त करता है, वही धर्म होता है। तो धर्म एक प्रकार से एक धारणा होती है, एक कर्म होता है, जो कि एक प्रकार से अच्छी अच्छी बातें जो होती हैं या जो बुरी बातें होती हैं उन सभी का डेफिनेशन एक प्रकार से धर्म देता है कि भाई क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है। तो धर्म ये होता है आपका।
दूसरा आपका होता है, जैसे कहते तुम्हारी धर्म रहा तो हम अपने धर्म से हट जाएं। आप महाभारत में आप देखते हैं धर्म के लिए हमने लड़ा, और कुछ लोग कहते हैं धर्म के लिए, दुर्योधन अधर्म के पक्ष में था, हम धर्म के पक्ष में थे। तो धर्म का सीधा सा मतलब होता है अच्छाई, और अधर्म का मतलब होता है बुराई। समझ रहे हैं? राम जी धर्म युद्ध कर रहे थे, और जो वो था एक प्रकार से रावण, वो अधर्मी था, अधर्म से युद्ध कर रहा था। मतलब वो एक प्रकार से उसका कोई नियमों की व्यवस्था नहीं थी, कोई मोरलिटी की बात नहीं आती है। तो ये सब चीजें, तो धर्म ये होता है। अगर बात करें हम अर्थ की, तो ये प्रश्न बहुत पूछेगा धर्म अर्थ काम मोक्ष को लेकर के, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अर्थ की अगर बात करें हम, तो द्वितीय जो पुरुषार्थ है वो होता है अर्थ। इसके अनुसार जीवन का लक्ष्य केवल नैतिक कर्तव्यों के पालन या परिपालन तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि जीवन का भौतिक पक्ष भी महत्वपूर्ण होता है। धर्म के साथ साथ अर्थ भी आवश्यक होता है। अर्थ उन साधनों को इंगित करता है भैया जो भौतिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं। जैसे कि भौतिक प्रगति का मतलब होता है, जैसे पंखा, पहले आप पंखा करने के लिए, पहले आप गर्मी लगती थी तो पेड़ों के नीचे बैठते थे, फिर उसके बाद में आपको बेना बनाने का आविष्कार हो गया, हैंड फैन आपने बना लिया, हाथ से होंकने वाला जो हवा देने वाला होता है। फिर आपने क्या किया, पंखा खरीद लिया। फिर आपने क्या किया, पंखा खरीदोगे कैसे, पैसे से खरीदोगे, तो उसके लिए आपको कमाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कमाई का जो साधन होता है वो धार्मिक साधन होना चाहिए। नैतिक मूल्यों के साथ अगर आप कमाई करते हो तो वो अर्थ आपका कहलाता है। क्लियर? तीसरा जो आपका पुरुषार्थ है वो होता है काम। काम तृतीय पुरुषार्थ होता है। काम का तात्पर्य होता है उन सभी इच्छाओं की संतुष्टि से जो इंद्रिय परक हैं तथा जो मनुष्य को सांसारिक सुखों को भोग कराने के लिए प्रेरित करती है। काम का तात्पर्य यौन प्रवृत्ति की संतुष्टि करना नहीं होता है कि केवल काम का मतलब होता है कि यौन संतुष्टि कर लेना, ठीक है, बल्कि अन्य प्रकार के शारीरिक भोग, मानसिक भोग, संवेगात्मक और कलात्मक जो भोग या सुख होते हैं उनकी प्राप्ति करना। मतलब जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति। अब वो मानसिक सुख हो, चाहे सांसारिक सुख हो, चाहे संवेगात्मक हो, चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे कलात्मक सुख हो, सभी प्रकार की सुखों की बात की जाती है, उसमें यौन सुख भी आ जाता है। समझ रहे हैं? तो जैसे आप अगर रसगुल्ला खा रहे हैं तो आपको भी आनंद मिल रहा है खाने से, ठीक है, तो आपको इंद्रिय सुख मिल रहा है। इंद्रिय सुख मतलब आपकी जीभा को अच्छा लग रहा है, आपका मन संतुष्ट हो रहा है, अरे भैया रसगुल्ला मिलेगा या छेना मिलेगा बढ़िया। अभी दीपावली में तो बड़ा मिठाई मिला खाए का, लेकिन मिठाई क्वालिटी घट गई रही। तो इससे क्या होता है कि भाई आपकी इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। तो जब मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है तो उन्हीं अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य लगातार पैसे कमाता है। लेकिन वो मनुष्य जो पैसे कमाता है, कोई एक नंबरी पैसा कमाता है, कोई दो नंबरी कमाता है। तो एक नंबर का पैसा जो होता है, मतलब कि जो नैतिक मूल्यों को, नैतिक आदर्शों को ध्यान में रख करके, यानी धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके आप पैसा कमाते हैं, और उस पैसे का आप अगर छेना खाते हैं, उस पैसे से आप अपना एक प्रकार से बढ़िया तरीके से मेकअप और वो करते हैं। मतलब मेकअप करना भी एक प्रकार से सुख की अनुभूति होती है। अब आप शरीर में मालिश करवाएं, वो भी एक सुख की अनुभूति है। आप यौन संतुष्टि करें, वो भी एक सुख की अनुभूति है। तो ये सब सुखों की अनुभूति होती है। आप कोई चीज़, अच्छी अच्छी चीज़ों को खाएं, तो अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने टहलने जाएं, तो ये सब आपका होता है। एरोप्लेन में बैठें, तो ये सब सुख ही होता है ना। तो इन्हीं सुखों को प्राप्त किए जाए, लेकिन वो एक नंबर के पैसे से किया जाए, तो आपका अच्छे तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब मोक्ष है क्या? मोक्ष मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, और इसकी प्राप्ति धर्म अर्थ और काम व्यवधान, मतलब काम व्यवधान के रूप में होती है। अगर धर्म अर्थ काम अच्छे तरीके से आपने निभाया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति 100% होनी है। वास्तव में मानव जीवन की शाश्वत प्रकृति आध्यात्मिक है, और जीवन का लक्ष्य इसे प्रकाशित करना तथा इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है। गीता में कहा गया है कि जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है उन्हें मोक्ष अपने आप प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो ये समझ जाता है, आत्मज्ञान का मतलब होता है, क्या होता है आत्मज्ञान भैया, कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि और नैनम दहति पावकः और न चैनम केलेदयन्ते आपो न शोषयति मारुतः। नैनम छिदन् शस्त्राणि, नैनम माने आत्मा, सच्छिद्रम नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। नयन मतलब आत्मा को ना तो शस्त्रों के द्वारा छेदा यानी कि भेदा जा सकता है, ना ही नैनम दहति पावका, ना तो इसको पावक यानी अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है।
नैनम दहती पावका, ना चैनम क्ले दयंती आपो और ना शोषयत मारुतः। मतलब ना तो इसको नदी में आप नदी से गीला कर सकते हैं और ना वायु के द्वारा इसको सुखा सकते हैं। तो आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। आत्मा परमात्मा का एक अंश है। हर एक प्राणी में ईश्वर का वास होता है। आत्मा जो होती है परमात्मा का एक अंश होती है और यही आत्मा फिर उसी परमात्मा में मिलने के लिए जाती है। तो जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो वही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सूफियों में यही चीज प्रेम की बताई गई कि भाई जब प्रेमी और प्रेमिका मिल जाते हैं इसका मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो प्रेमी है आपका जो भगवान बैठा है परमात्मा, और प्रेमिका है जो जीवात्मा है, जो भटक रही है पृथ्वी और मोह माया के चंगुल में जकड़ी हुई है, उसको विरह व्यथा से व्यथित हो रही है। तो वो जब जाकर के मिलती है अपनी परमात्मा से, चूंकि यहाँ पर आकर के वो माया महा ठगिन हम जानी कबीरदास भी कहते हैं। तो जब वहाँ पर ये आती है मतलब कि आत्मा आती है और यहाँ पर एक प्रकार से भटकती है, और जब वो आत्मा भटकेगी उसके बाद में जब फिर जाएगी भैया, फिर उसके बाद में क्या होगा, जब वो जाएगी आत्मा यहाँ से परमात्मा से मिल जाएगी तो उसी मिलन को ही मोक्ष कहा जाता है। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति यही होता है कि भाई ये जो मेरी आत्मा है ये मेरी खुद की आत्मा नहीं है, ये परमात्मा का एक अंश है। समुद्र की जैसे एक बूंद वैसे समुद्र है आत्मा, समुद्र है परमात्मा और उसकी एक बूंद है आत्मा। समझ रहे हैं? तो मोक्ष का मतलब यही होता है कि भाई आत्मा का परमात्मा से मिलन या आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए तो वही मोक्ष होता है। जीते जी मोक्ष की प्राप्ति जो आत्मज्ञानी होते हैं उनको हो जाती है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को। प्रश्न नंबर 3 देखें, इतिहास से क्या तात्पर्य है? तो बीती हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। इससे हमें उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है इतिहास से जिन्होंने मानव को अपने वातावरण पर विजय प्राप्त करने की तथा तत्कालीन सभ्यता का विकास करने की क्षमता दी है। इतिहास में वस्तुतः एक लंबी अवधि के समाज, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन इतिहास में समाहित होता है और वर्तमान में विगत की घटनाओं का लेखा जोखा इतिहास कहलाता है। वर्तमान में जो बीती हुई घटनाएं हैं उन्हीं का लेखा जोखा इतिहास कहलाता है। प्राचीन भारत में इतिहास शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था। भारतीय मनीषियों ने अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते समय ऐतिहासिक दृष्टांतों का प्रचुर प्रयोग किया है। इसीलिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इतिहास की परिभाषा देते समय इतिवृत्त के साथ साथ पुराण, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र को भी इतिहास की श्रेणी में रखा है। यानी ये सब ही इतिहास ही होते हैं। चाहे आप अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो भी आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। यानी इतिहास का संबंध आप देखेंगे जो बीत गया वो इतिहास है, सीधी सी बात है। तो इतिहास भाई हर एक सब्जेक्ट में कुछ नियम आते हैं फिर वो इतिहास बन जाते हैं। ठीक है, कोई नियम हमेशा वर्तमान में नहीं बनता है, जो वर्तमान में बना है वो कल पास्ट हो जाएगा। तो ये होता है इतिहास। चौथा प्रश्न है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था की बात की है तो आ उपसर्ग पूर्व संस्कृत की श्रम धातु से निष्पन्न श्रम धातु में आ लगा करके आश्रम बना है। आ उपसर्ग लगा है और श्रम धातु में आ लगा दे करके आश्रम का उत्पत्ति की गई है, जिसका शाब्दिक मतलब होता है प्रयास करना या परिश्रम करना। नियोजित प्रयास के लिए मानव जीवन को 4 भाग में 25-25 वर्षों का निर्धारित करके आश्रम व्यवस्था को बांटा गया है। इस विभाजन को ब्रह्मचर्य आश्रम पहला आश्रम, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास आश्रम संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इन आश्रमों में मानव क्रमशः ज्ञान की प्राप्ति, किसमें? ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति करता है और गृहस्थ आश्रम में मनुष्य सांसारिक जीवन का अर्थ जान पाता है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति संसार का त्याग करता है। संसार का त्याग मतलब वो अपने घर से विदा ले लेता है और जंगल की ओर प्रस्थान करता है। बान माने जंगल, प्रस्थ माने जाना। तो बान यानी जंगल की ओर प्रस्थान करता है, संसार का त्याग कर देता है। और संन्यास आश्रम में अंततः मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। ठीक है, तो पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए 4 पड़ाव एक प्रकार से होते हैं आश्रम व्यवस्था। 4 पड़ाव का मतलब जैसे कि अगर मैं बताऊं 100 वर्ष एक व्यक्ति जिएगा ऐसा माना गया आश्रम व्यवस्था के हिसाब से। एक 100 वर्ष का प्राणी है, अब उसको 0 से लेकर के 25 साल तक वो जो होगा वो विद्या अध्ययन करेगा। ठीक है, वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और विद्या अध्ययन करेगा।
फिर 25 से लेकर के 50 साल तक वो एक प्रकार से शादी करेगा और जीवन मतलब कि रहेगा अपनी पत्नी बच्चों के साथ, एक प्रकार से मोह माया के चंगुल में रहेगा। उसके बाद में फिर मोह माया को त्याग करके 51 साल से लेकर के यानी 50 से लेकर के 75 साल के बीच में, यानी इस 25 साल के बीच में वो जो उसने पढ़ा लिखा है, जो उसने अनुभव किया है गृहस्थ आश्रम का, वो जाकर के वानप्रस्थ आश्रम में यानी जंगल की ओर प्रस्थान करे और लोगों जो उनसे मिले लोग उनसे बताते रहें, गृहस्थ का अनुभव बताए और जो विद्या अध्ययन किया था बान मतलब कि ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको बताए। और उसके बाद में जब 75 साल का हो जाए वृद्ध आदमी, तो फिर एक प्रकार संन्यास ले ले और उसके बाद में जब तक मर नहीं जाए तब तक जो है वो सन्यासी बना रहे। ठीक है, तो ये है 4 आश्रम जो मैंने आपको समझाया। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, ये सब प्रश्न बहुत पूछेगा भाई, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं। प्रश्न है आपका हर्षचरित। हर्षचरित जो है एक रचना है और बड़ी फेमस रचना हर्षचरित। ठीक है, ये बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। 7वीं शताब्दी में ये रचना लिखी है बाणभट्ट ने। ठीक है, हर्षवर्धन से रिलेटेड है ये रचना, हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। ऐतिहासिक ग्रंथों में हर्षचरित अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इस ग्रंथ से हर्ष के जीवन एवं उपलब्धियों के साथ साथ मौर्यों, शुंगों और कनों, मौर्य शुंग और ये सब मौर्य वंश, शुंग वंश और कनौ वंश, ये सब वंश रहे इतिहास के, तो इन सभी वंश मतलब वंशावली के बारे में हमको जानकारी मिलती है हर्षचरित से। ठीक है, और ये ऐतिहासिक ग्रंथ है एक प्रकार से। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा हर्षचरित के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे बाणभट्ट है। आपसे पूछेगा जो है चाणक्य किसके रचयिता हैं, तो आप मतलब कि कौटिल्य की पुस्तक कौन है, तो आप बताएंगे अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन थे भाई? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, प्रधानमंत्री थे, महामंत्री थे और अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा। ये ग्रंथ मौर्य काल के इतिहास की जानकारी का प्रमुखतम स्रोत है। 15 अधिकरणों में बटा हुआ है ये रचना। कुल मिलाकर के 21 अध्याय हैं अर्थशास्त्र में और अर्थशास्त्र रचना में राजनीति, प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सैन्य व्यवस्था, कूटनीति से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको अर्थशास्त्र पुस्तक में मिलेगी। बेसिकली अगर बोलें तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो इकोनॉमी का ग्रंथ नहीं है, वो है भैया पॉलिटिकल साइंस का ग्रंथ। ठीक है, अर्थशास्त्र की सहायता से मौर्य काल की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के बारे में प्रमाणिक जानकारी मिलती है हमको। और ऐतिहासिक पुस्तक है एक प्रकार से कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि इतिहास के बारे में जानकारी बहुत जबरदस्त तरीके से देता है। और इस पुस्तक से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के केंद्रीय शासन के बारे में पता चलता है, प्रांतीय शासन के बारे में जानकारी मिलती है, स्थानीय शासन के बारे में हमको जानकारी मिलती है, मंत्री परिषद, प्रशासनिक विभागों के बारे में, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, न्याय व्यवस्था के लिए कैसी व्यवस्था थी, दंड व्यवस्था क्या थी, वर्णाश्रम व्यवस्था, दास प्रथा, विवाह प्रणाली कैसी थी, इन सभी के बारे में हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। तो ये थे भैया चाणक्य जी, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य की अगर बात की तो इनका वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त, ये बात ध्यान रखेंगे। और बाकी इनके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती कि इनका जन्म वगैरह कब हुआ है, लेकिन ये एक प्रकार से एक छोटे से बच्चे को उठाते हैं और उसको जो है कहते नहीं कि भाई जो है एक बच्चे को उठा करके और एक सिंहासन पर अखंड भारत की कल्पना करना एक एक चाणक्य जैसा व्यक्ति ही सोच सकता है, इतना बड़ा दिमाग। ठीक है, 7वां क्वेश्चन से सोहन घाटी। सोहन घाटी जो है ये सिंधु नदी की एक छोटी सी सहायक नदी का नाम है सोहन। ठीक है, सोहन नदी जो है सिंधु घाटी की मतलब सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, एक हेल्पिंग रिवर है। और सोहन नदी के आसपास की जो एरिया है उसी को सोहन घाटी कहा जाता है। पाकिस्तान में है इस समय सोहन घाटी। सोहन नदी की घाटी प्रागैतिहासिक अध्ययन एवं अनुसंधान की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। 1928 ईस्वी में DN वाडिया, 1930 ईस्वी में KRU टाड और 1935 में कैम्ब्रिज अभियान दल के हेलमुथ दे तेरा और TT पेटरसन, इन सभी के नेतृत्व में सोहन घाटी के हिमायनियों एवं प्रागैतिहासिक पुरावशेषों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। और सोहन के बोल्डर कांग्लोमरेट में दे तेरा पेटरसन को बड़े बड़े जो है पाषाण फलक प्राप्त हुए और इन प्राप्त उपकरणों को पुराविदों ने प्राक सोहन परंपरा के अंतर्गत रखा। सोहन नदी की प्रथम वेदिका में पेबुल उपकरण प्राप्त हुए हैं जिन्हें आदि सोहन के नाम से जाना जाता है। तो सोहन घाटी की सभ्यता खास करके सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई एक सभ्यता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि हमको शुरुआती इतिहास से लेकर के और 1200 तक इतिहास के बारे में पढ़ना है, लेकिन हमें ज़्यादातर आपका केवल इतिहास से प्रश्न आता है। प्राचीन इतिहास से बहुत कम प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, क्योंकि प्राचीन इतिहास आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। भारत में सामंतवाद का उदय कब हुआ? भारत में सामंतवाद का उदय विकास प्रथम शताब्दी के बाद ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में उत्तर भारत में इसकी संख्या में वृद्धि हुई, जो बाद के काल में और बढ़ती चली जाती है, और हर्ष के शासनकाल में नालंदा बौद्ध विहार को 200 गांवों का स्वामित्व मतलब दिया गया था, प्राप्त था। तो सामंतवादी व्यवस्था जो है ये खास करके प्रथम शताब्दी से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है संस्कार। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार की अगर बात की है तो संस्कार जो है ये कृन धातु से बना हुआ है। धा प्रत्यय के योग से निष्पन्न हुआ संस्कार शब्द, जिसका मतलब होता है शुद्धता। ठीक है। संस्कार के लिए अंग्रेजी का शब्द है सैक्रामेंट। ठीक है। और जिसका मतलब होता है धार्मिक विधान। साधारण रूप में इसका अर्थ होता है शुद्धि और स्वच्छता से संस्कारों को संपन्न किए बिना मनुष्य का जीवन अपवित्र और अव्यवस्थित माना जाता है। शरीर और इसीलिए जब संस्कार संपन्न व्यक्ति नहीं होते थे तो उनको वेदों को छुआ नहीं, चाहे आप ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र। तो अगर आप संस्कार विहीन है, संस्कार आपका नहीं हुआ है, तो आपको वेद पढ़ने नहीं दिया जाता था। यानी वेद पढ़ने के अधिकारी या छूने का अधिकारी वही होता था जो यज्ञोपवीत धारण करता था। क्योंकि यज्ञोपवीत जो होते हैं पवित्र, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ठीक है। तो यज्ञोपवीत आप देखते हैं वो पवित्रीकरण आप देखते हैं मंत्र भी बोला जाता है, इसीलिए पूजा पाठ करवाने से पहले, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं नहीं धारण करते, तो पहले ये सब नियम था, आज भी है। तो संस्कारों को संपन्न किए बिना मनुष्य का जीवन अपवित्र और अव्यवस्थित था। शरीर और आत्मा की शुद्धि तथा पवित्रता संस्कारों के माध्यम से ही संभव मानी जाती रही है, ये बात ध्यान रखेंगे। और कुल मिलाकर के अलग अलग विद्वानों ने संस्कारों के बारे में अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग गृह सूत्रों में अलग अलग तरीके बताए गए हैं। हालांकि कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं मुख्य रूप से, जिनमें से अगर आज वर्तमान की बात करूं तो केवल 2-3 संस्कार ही हो पाते हैं। एक तो अंत्येष्टि होता है, लास्ट में जब मर जाता है व्यक्ति तो अंत्येष्टि संस्कार, जिसको 13वीं संस्कार कहते हैं, तो अंत्येष्टि होता है। और एक संस्कार होता है आपका विवाह संस्कार। ठीक है। विवाह संस्कार होता है। अच्छा, विवाह से पहले आप देखते हैं आजकल के जो ब्राह्मण के घर में अगर आप पूजा देखेंगे तो वहाँ पर यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ होता है। ठीक है। तो उसी में आप देखते हैं जनेऊ होता है, फिर वेदारंभ होता है, वेद पढ़ने के लिए उनको भेजा जाता है बाहर, फिर फूफा उनके मना करके लाते हैं। तो ये सब कांड होता है, मतलब ये सब कर्म होता है। हालांकि लेकिन नाम मात्र के लिए संस्कार बचे हुए हैं। बाकी विवाह संस्कार और अंत्येष्टि, ये 2 संस्कार आजकल आपको मिलते हैं। एक चौल मुंडल संस्कार भी आपका मिलता है। ठीक है। आगे देखिएगा 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। महमूद गजनबी के बारे में बताएं। महमूद गजनबी कौन था? महमूद गजनबी की अगर बात किया है तो इसने महमूद गजनबी ने कई बार भारत पर आक्रमण किया और एक आक्रमणकारी था, आक्रांता था। भारत पर 17 बार आक्रमण किया इसने। आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था कि भारत की जो धन संपत्ति उसको लूटा जाए, और धन का बहुत बड़ा लालची था ये महमूद गजनबी। और इसके आक्रमणों में लगभग 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण किया था, 1025 ईस्वी में इसने। और ये महत्वपूर्ण आक्रमण था, सबसे महत्वपूर्ण। और इस आक्रमण में हिंदुओं की पराजय हुई थी। मंदिर में अपार संपत्ति थी, वो सारी संपत्ति ये लूट करके ले गया महमूद गजनबी। और कहा जाता है कि 200 ऊंट सोने चांदी के वजन से कराहते हुए गजनबी, मतलब गजनबी एक स्थान है वहीं पर पहुंचे थे। मतलब ऊंट आए थे, चूंकि आप देखेंगे कि जो सोमनाथ मंदिर है वो एरिया में ऊंट वगैरह आपको चलते हुए मिलते थे पहले। तो 200 ऊंट जो थे वो सोने चांदी के वजन से एकदम से कराह रहे थे और भर करके लाद करके यहाँ से ले गया था महमूद गजनबी। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो वो गजनी पहुंचा था। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, शशांक। शशांक कौन था भैया? तो गौंड नरेश है ये। ठीक है। गौंडों का प्रथम ऐतिहासिक शासक है शशांक। बंगाल और भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति भी था शशांक। दुष्ट और बौद्ध धर्म का विनाशक था शशांक जो था, चूँकि ये बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जलन रखता था। बौद्ध धर्म का विनाशक था। जब राज्यवर्धन होड़ों से युद्ध करने के लिए राज्य से बाहर था तब उसने मालवा के देवगुप्त के साथ संधि कर ली, और इस संधि के परिणाम स्वरूप प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद ही गृहबर्मा की पराजय और मृत्यु हो जाती है। शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। राज्यवर्धन जानते हैं कौन है? राज्यवर्धन जो है ये हर्षवर्धन के भाई थे, बड़े भाई थे। तो हर्षवर्धन की हत्या कर देता है।
ठीक है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती। प्रभाकर वर्धन जो है उन्हीं के पुत्र हैं राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और एक इनकी पुत्री थी राजश्री। राजश्री की का विवाह हुआ था गृह वर्मा से, तो गृह वर्मा को पराजित करता है गौड़ नरेश शशांक, ठीक है। और इस प्रकार से फिर राजवर्धन की यानी उसके हर्षवर्धन के बड़े भाई की हत्या भी ये कर देता है। क्लियर। आगे देखिएगा 12वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सार्थवाह कौन था? सार्थवाह के बारे में लिखें। तो सार्थवाह की अगर बात की जाए तो सार्थवाह जो था मतलब सार्थवाह क्या है? सार्थवाह गुप्त युगीन आंतरिक व्यापार श्रेष्ठी और सार्थवाह के माध्यम से संगठित और व्यवस्थित होता था। जो आंतरिक व्यापार होता था खास करके गुप्त युग में, गुप्त काल में, तो श्रेष्ठी और सार्थवाह ये दो के माध्यम से संगठित और व्यवस्थित होता था आंतरिक व्यापार। विभिन्न वस्तुएं क्रय विक्रय की जाती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती थी। और ऐसे व्यापारी जो अपनी वस्तुओं को घोड़ों, बैलों और अन्य पशुओं तथा रथों पर लाद करके समूह में एक दूसरे स्थान पर पैदल जाते आते थे तथा क्रय विक्रय करते थे, उन्हीं को सार्थ कहा जाता था। ठीक है, तो सार्थ ये थे। श्रेणी क्या थी भाई? अभी आपने श्रेणी नाम लिया, तो श्रेणी क्या है? श्रेणी जो होती थी, प्राचीन व्यवसायियों और शिल्पकारों ने अपने अपने व्यवसाय और शिल्प को एक निश्चित दिशा में विकसित की और संगठित किया और उसकी सुरक्षा के लिए अपने अपने संगठन बनाए थे। क्योंकि जो व्यवसायी थे, जो शिल्पकार थे, उनका जो है संगठन जो बना था सुरक्षा के लिए, उन्हीं संगठन को श्रेणी कहा जाता था। निगम, निकाय, इन दोनों नामों से भी जाना जाता था। प्राचीन साहित्य में श्रेणी के लिए पूग शब्द, कुल शब्द, निकाय शब्द, जाति शब्द, ब्रात शब्द, संध शब्द, समुदाय, इन सभी तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग श्रेणी के लिए प्राचीन साहित्य में किया जाता है। इस प्रकार की संस्था का उदय पूर्व वैदिक युग में भी हो चुका था, श्रेणी नामक संस्था का। ऋग्वेद के अनुसार वह हंसों की तरह समूह में कार्य करती थी, ये श्रेणी की बात ही करता है। क्लियर। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भीम द्वितीय कौन था? भीम द्वितीय के बारे में बताएं। भीम द्वितीय जो था ये चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था भीम द्वितीय। अभिलेखों में इसकी उपाधि के बारे में पता चलता है कि ये महाराजा धीराज की उपाधि, इसके अलावा परमेश्वर की उपाधि, परम भट्टारक की उपाधि, ये सब उपाधियां भीम द्वितीय की ही हैं। और भीम की सबसे पहली मुठभेड़ जो हुई थी पृथ्वीराज तृतीय से हुई थी। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने भीम को मार डाला था। 1197 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण में मुस्लिम सेना पराजित हुई थी और कालांतर में मुस्लिम सेनाओं ने गुजरात पर अधिकार कर लिया था। तो ये भीम द्वितीय था। ठीक है। पृथ्वीराज जो था दिल्ली का सरदार था। पृथ्वीराज चौहान जो है वही पृथ्वीराज तृतीय हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो भीम द्वितीय जो है चालुक्य वंश के प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। 15 नंबर क्वेश्चन से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताएं। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो शिक्षा के केंद्र के रूप में इसका उदय 450 ईस्वी में हुआ। गुप्त राजाओं की प्रेरणा से इसने एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त करी और इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करी थी। किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की। नरसिंह, बालादित्य एवं बुद्धगुप्त ने इसके उत्थान में सहयोग भी दिया था कुमारगुप्त की। ठीक है, सहायता करी थी नालंदा को बनाने में। नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी हमें उत्खनन से प्राप्त होती है। उत्खनन के अनुसार यह कम से कम 1 मील लंबा विश्वविद्यालय था। 1/4 जो है आधा मीटर चौड़ा था, जिसमें विशाल व्याख्यान मंदिर था। अध्यापन के लिए 300 छोटे बड़े कमरे हुआ करते थे। इसके चारों ओर पारिखा थी जिसका द्वार दक्षिण की ओर खुलता था। युआन चांग हुएन सांग जो था वो भी जब आया था तब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। और इसके अनुसार नालंदा के विद्यार्थी अपनी विद्वता एवं आदर्श चरित्र के कारण भारत भर में आदर्श विद्यार्थी समझे जाते थे। उसकी प्रसिद्धि के कारण से चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों से विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। यहाँ विद्यार्थी का प्रवेश परीक्षा के आधार पर होता था। जो है प्रवेश परीक्षा होती थी, उसके बाद में एडमिशन मिलता था। इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू क्या बोले तो जैसे कि आजकल जैसे CUET के तहत आपका एडमिशन होता तो वैसे, जो कि कठिन पेपर हुआ करता था। यहाँ के विद्यार्थी पठन पाठन वाद विवाद में इतने व्यस्त रहते थे कि प्रतिदिन पढ़ाई के 8 घंटे उन्हें कम जान पड़ते थे और भी ज़्यादा पढ़ाई के लिए लगातार बात किया करते थे अपने प्रोफेसर से। तो इस प्रकार का विश्वविद्यालय था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाई हुआ करती थी उस समय भारत में। ओके, आगे देखें 16वां क्वेश्चन है सिंधु निवासियों के व्यापार एवं वाणिज्य का वर्णन करें। तो सिंधु प्रदेश के निवासियों ने व्यापारिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की थी। वाणिज्य एवं व्यवसाय में हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो नगर विश्व के अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक उन्नतिशील थे। और इसके अलावा चौड़ी सड़कों किनारे दुकानें हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में।
इसके अलावा भारत का विदेशी व्यापार सुमेरिया सभ्यता जो है वहाँ तक फैला था। गार्डन चाइल्ड के अनुसार सिंधु घाटी के नगरों में निर्मित सामग्रियाँ मेसोपोटामिया के बाजारों में बिकती थी। मेसोपोटामिया, सुमेरियन, बेबीलोनिया, ये सब सभ्यता एक ही हैं। मेसोपोटामिया शब्द जो है दो शब्दों से, मतलब एक प्रकार से ये इसका मतलब होता है दो नदियों के बीच का इलाका। दजला और फरात इराक में दो नदियां बहती हैं, उन्हीं नदियों के बीच में इलाका खाली है, तो उसी खाली इलाके में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया तक व्यापार वगैरह किया करते थे, तो सिंधु वासियों का व्यापार वहां तक फैला था। सुमेरी कला का प्रभाव मेसोपोटामिया की श्रृंगार सामग्री तथा बेलन के आकार की मुहर का अनुकरण सिंधुवासियों ने भी किया था। कच्चे माल तथा विलास की वस्तुओं तक ही व्यापार सीमित न था। अरब सागर के तटों से लाई गई मछलियाँ मोहनजोदाड़ो की भोजन सामग्री में सम्मिलित हुआ करती थी। कुछ धातुओं का आयात विदेशों से भी हुआ करता था। आप देखेंगे तो व्यापार खूब हुआ करता था। आप अगर मूवी देखना चाहे तो मोहनजोदाड़ो मूवी देखेंगे ऋतिक रोशन की, तो उसमें आपको सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगी। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न वेद किसे कहते हैं? वेद की अगर बात करें तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहला जो ग्रंथ कोई दुनिया में लिखा गया वो है वेद। वैदिक साहित्य का उल्लेख जो है सबसे पहले आता है। प्रमुख उनमें है, वैदिक साहित्य में वेद जो है प्रमुख हैं। वेदों की रचना लगभग आज से 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई है और वेदों की संख्या 4 है। एक पहला वेद, सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद। तो इन्हीं 3 वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 3 वेद शुरुआत के हैं और बाकी चौथा वेद जो अथर्ववेद बना ये बाद में आया है। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में आर्यों के द्वारा भारत विजय की परंपरा का संकेत मिलता है। इनमें इंद्र गाथाओं का विशेष महत्व है। वेदों से वैदिक कालीन आर्य सभ्यता के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा का भी ज्ञान प्राप्त होता है। पाश्चात्य विद्वानों में खास करके मैक्स मूलर, ग्रिफिथ टेलर, कोलबुक, मैकडोनल, पीटरसन और कीथ, इन सभी ने वेदों की भूरी भूरी प्रशंसा करी है। मतलब और इसके अलावा बिंटरनेट ने तो यहाँ तक कहा कि यदि हम अपनी निजी संस्कृति के उद्गम को जानने और समझने के इच्छुक हैं, यदि हम प्राचीनतम इंडो यूरोपियन संस्कृति को समझना चाहते हैं तो हमें भारत जाना ही होगा, जहाँ इंडो यूरोपियन लोगों का प्राचीनतम साहित्य संग्रहित है। मतलब कि बहुत ज़्यादा एक प्रकार से लोग वेदों के मुरीद हैं। वेदों के बिना आप इतिहास पढ़ ही नहीं सकते हैं। यहाँ ही नहीं, पूरे संसार में इतिहास में वेद आपको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है, वेद का के बाद में आप देखते हैं महाकाव्य काल आता है। महाकाव्य में रामायण और महाभारत की गणना की जाती है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने करी थी। संस्कृत साहित्य का आदि काव्य मतलब माना जाता है रामायण को, और आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि को। रामायणकालीन संस्कृति की सम्यक जानकारी उपलब्ध होती है इनके रामचरित, मतलब कि जो महाकाव्य है इनका रामायण महाकाव्य, उससे महाभारत रामायण की अपेक्षा बड़ा है और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने करी थी और महाभारत की रचना 30 वर्षों में की गई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। इस ग्रंथ का मौलिक नाम था जय। जय के बाद में इसे भारत नाम दिया गया और इस समय तक इसमें मात्र 24,000 श्लोक थे। बाद में इसमें उपाख्यानों को जोड़ा गया तो इसे महाभारत नाम दिया गया और वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक आपको मिल जाएंगे और इन्हें 18 खंडों में बांटा गया महाभारत को। और जो खंड बटे हुए हैं इनको पर्व में बांटा गया, कई जैसे भीष्म पर्व हो गया, ऐसे से कई पर्वों में इन्हें बांटा गया। जैसे कि रामचरितमानस को कांड में बांटा गया है, वैसे ही महाभारत को पर्व में बांटा गया है। ठीक है, आगे देखें। जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे कामायनी को सर्ग में बांटा गया, तो सर्ग, पर्व, कांड, ठीक है, अध्याय, ये सब बांटने के प्रकार होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से वैदिक काल किसे कहते हैं? आर्यों के इतिहास के प्राचीनतम युग को वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना हुई और इस संपूर्ण वैदिक साहित्य के सृजन एवं संकलन में सैकड़ों वर्ष लगे थे। वैदिक काल को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। प्रथम काल को पूर्व वैदिक काल अथवा ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई और द्वितीय काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तथा कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथों की रचना होती है। ठीक है, उपनिषदों की रचना होती है। तो इस काल में आर्य संस्कृति का विकास हुआ और इस काल में आर्यों के सांस्कृतिक जीवन में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। तो ये वैदिक काल इसको आप कह सकते हैं। 20वां प्रश्न आप देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है
और इसे महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी। गुप्त वंश का वास्तविक सम्राट जो था चंद्रगुप्त प्रथम। राज्यरोहण की तिथि इसकी थी 319 ईस्वी, और ये गुप्त संवत का आरंभ जो है यही चंद्रगुप्त प्रथम से माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, उन्हीं से विवाह हुआ था चंद्रगुप्त का। और इसके साम्राज्य का विस्तार आधुनिक बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भूभागों तक फैला हुआ था। ये था चंद्रगुप्त प्रथम। वो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त तृतीय हैं, वो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन से पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ आप सभी लोगों को मैंने बताया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये होता है पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ की अवधारणा प्राचीन भारतीय समाज की एक अत्यंत अनोखी अवधारणा है। भारतीय संस्कृति धार्मिकता से अनुप्राणित है। धर्म के साथ साथ अर्थ भी महत्व है, अर्थ का भी महत्व है। यहाँ जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति धर्म अर्थ काम के समयक रूप से सेवन करने से ही हो सकती है। पुरुषार्थों के अंतर्गत इन्हीं धर्म अर्थ काम और मोक्ष को स्थान दिया गया है। भारतीय दर्शन के अनुसार जीवन का परम और चरम लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। अर्थ का मतलब होता है अर्थ तथा काम इस लक्ष्य तक पहुँचने के माध्यम है। इन माध्यमों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, इसे स्पष्ट करने वाला जो नियम होता है उसी को धर्म कहते हैं। इस प्रकार हिंदू दर्शन ने मानव जीवन के लिए धर्म अर्थ काम को स्वीकार किया है। तो ये है आपका पुरुषार्थ। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, त्रिवर्ग क्या है। तो पुरुषार्थ सिद्धांत के अंतर्गत मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं, इच्छाओं और उद्देश्यों को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। मोक्ष मानव जीवन का अंतिम और चरम लक्ष्य होता है, जिसे बहुत कम व्यक्ति प्राप्त कर पाते हैं। मोक्ष अधिकांश व्यक्ति मोक्ष को आदर्श रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जिसको उनको भविष्य में प्राप्त करना है। बाद में मोक्ष को अंतिम स्वीकार कर 3 पुरुषार्थों को धर्म अर्थ काम पर विशेष बल दिया गया है, और इसे ही त्रिवर्ग कहा गया है। मोक्ष जो होता है इस जन्म में तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर आत्म का ज्ञान होगा तो मिल जाता है। मोक्ष मरने के बाद मिलता है। तो त्रिवर्ग जो होता है, त्रिवर्ग का सीधा सा मतलब होता है धर्म अर्थ और काम। इन्हीं को अगर तालमेल आप बैठाए रहेंगे तो उसी को त्रिवर्ग बोलेंगे। धर्म अर्थ काम को मिला करके तीनों को त्रिवर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अशोक का धम्म क्या है। अशोक के अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग बार बार आया है, परंतु धम्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है। और अशोक स्वयं कहता है कि कियम चू धम्मे, मतलब धम्म क्या है, वो प्रश्न करता है। पुनः उत्तर भी खुद देता है कि आपा सिनवे वहक थाने दया दाने सचे सोचे, यानी कि पापहीनता, बहुकल्याण, दया है, दान है, सत्यता है और शुद्धि है। इसी के साथ दुर्गुण और कुवृत्तियों का भी उल्लेख है, और धर्म का संपूर्ण मानवता का धर्म है ये धर्म। तो इस प्रकार से अशोक का जो धम्म है वो खास करके धम्म का मतलब धर्म से है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपदों में मगध राजनीतिक रूप से एक साधारण जनपद था, और इस महाजनपद की अपेक्षा कोसल और काशी जो जनपद था ये सशक्त था, समृद्धशाली भी था। परंतु मगध के सिंहासन पर बिंबिसार के आसीन होते ही मगध का उत्कर्ष प्रारंभ हो जाता है, और बहुत ही जल्द ही इसने काशी, कोसल और विदेह जैसे राजतंत्रों को एक प्रकार से मतलब राजतंत्रों के स्थान ले लिया, मतलब उनका स्थान ले लिया, उन्हीं के बराबर हो गए। और इस संबंध में डॉक्टर हेमचंद्र राय का अभिमत है कि बिंबिसार तथा नंद जैसे शक्तिशाली शासकों के समय भारतीय राजनीति में मगध का वही स्थान था जो पूर्व नामर्न इंग्लैंड में बेसेक्स का और जर्मनी में प्रसिया का था। प्रोफेसर श्रीराम गोयल ने सत्य ही कहा है कि जिस प्रकार किसी शांत सरोवर के मध्य पत्थर फेंकने पर उससे उठने वाली तरंगों के वृत्त धीरे धीरे फैलते जाते हैं, वैसे ही मगध साम्राज्य की सीमाएं फैल करके भारत के विभिन्न प्रदेशों को अपने में समेटती चली गईं। तो ये है आपका भैया मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य आगे चल करके बहुत बड़ा साम्राज्य होता है। 16 महाजनपदों की बात करी गई है, उन्हीं 16 महाजनपदों में से एक मगध जनपद भी होता है, लेकिन वो महासाम्राज्य स्थापित कर लेता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अशोक को महान क्यों कहा जाता है। अशोक की गणना विश्व के महान शासकों में इसलिए की जाती है क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद उसके जीवन का लक्ष्य ही बदल गया। उसने अपने जीवन का परम लक्ष्य प्रजा पालन और उसके समस्त हितों की चिंता करना बना लेता है। उसने धर्म यात्राएं करी जिसमें ब्राह्मणों, असहायों और दीन दुखियों को दान दिए जाते थे। उसके 40 वर्षीय शासनकाल में कोई आंतरिक उपद्रव नहीं हुआ। प्रजा ने सुख शांति का अनुभव किया।
अपनी प्रजा के पार्थिव और आध्यात्मिक कल्याण के लिए उसने धर्म महामंत्रों की नियुक्ति करवाई। रज्जुकों तथा प्रादेशिकों से लेकर के युक्तों तक के आप देखते हैं पांचवें मतलब युक्तों तक के लिए पांचवें और तीसरे वर्ष दौरों की व्यवस्था किया करता था। एक शासक के रूप में उसकी महानता का वर्णन इस तथ्य में पाया जाता है कि देश के राजनीतिक जीवन में उसने कर्तव्यपरायणता, आशावादिता, पवित्रता का समावेश किया। अपने समस्त राजकीय सुखों को त्याग करके एक भिक्षु का जीवन व्यतीत किया इसने। और इसने मतलब उसने अशोक ने जो आदर्श उपस्थित किया वह सर्वदा अनुकरणीय है, उसको लेकर के आप मना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जो ये है अशोक, ये महान था वास्तव में। लेकिन केवल अशोक महान ही नहीं था बल्कि समुद्रगुप्त भी महान था, और भी शासक महान थे। तो बस केवल एक ही राजा को महान कहना ये थोड़ा सा उचित होता है। जैसे आपने अकबर को महान कह दिया, आपने जो है अशोक को महान कह दिया, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं पे पुष्यमित्र, शुंग और आपसे समुद्रगुप्त ये सब छूट जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? तो अशोक की मृत्यु के बाद में मौर्य वंश के उत्तराधिकारी प्रसिद्ध मौर्य साम्राज्य को नहीं बचा सके। ठीक है, वास्तव में मौर्य साम्राज्य अशोक के बाद स्वयं पतन की ओर अग्रसर हो चला। साम्राज्य भीतर से खोखला होता चला गया। दुष्ट यमन साम्राज्य पर प्रहार करने लगे थे। निस्संदेह मौर्य साम्राज्य अशोक के निर्बल उत्तराधिकारियों के समय ही कमजोर होकर के स्वतः टूटना प्रारंभ हो चला था। और इस अधःपतन के कारणों के बारे में डॉक्टर विमल चंद्र पांडे जी बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। कहते हैं कि अन्य राजवंशों की भांति मौर्य वंश का पतन भी ना तो आकस्मिक था और ना ही किसी कारण से तुरंत हो गया था। बहुत दिनों से अनेकों ने कारण मौर्य साम्राज्य को निर्बल बनाने में सहयोग दे रहे थे, और एक दिन ऐसा आया जब उनके सम्मिलित आघातों से जर्जरित हुआ मौर्य साम्राज्य जो था वो धराशायी हो गया, खत्म हो गया। और इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। जो मौर्य साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, मतलब और चाणक्य जी ने, कि जिस पर अगर आप अगर घर बनाएं तो जिंदगी में गिरना नहीं था, लेकिन बशर्ते आपको उसकी मेंटेनेंस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, सुदर्शन झील के बारे में बताएं। सुदर्शन झील क्या है भाई? तो सुदर्शन झील जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनवाई गई थी। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन प्रथम के शासनकाल में जीर्णोद्धार इसका करवाया गया, इसकी मरम्मत करवाई गई। और इसी प्रकार स्कंदगुप्त के शासनकाल में या स्कंदगुप्त ने इसके अपने राजकोष से धन खर्च करके इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार फिर से करवाया, मरम्मत करवाई। यह कार्य सौराष्ट्र के राज्यपाल प्रणदत्त की देखरेख में कराया गया, और इस प्रकार पूर्व में बनी यह झील अधिक सुंदर हो गई, और इससे प्रजा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो सुदर्शन झील जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनवाई गई थी, लेकिन रुद्रदामन प्रथम जो था उसने एक प्रकार से इसकी मरम्मत करवाई, फिर बाद में स्कंदगुप्त ने भी मरम्मत करवाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, मुद्रा राक्षस क्या है? तो मुद्रा राक्षस जो है एक पुस्तक है, और ये मौर्य वंश के इतिहास निर्धारण में मुद्रा राक्षस का विशेष महत्व है। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, और इस नाटक में मंत्री राक्षस महाराज को पदच्युत करने का उद्यम करता है, किंतु कूटनीतिज्ञ चाणक्य के प्रयास से वह ऐसा नहीं कर पाता है। अंत में चाणक्य जो होते हैं राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाने में सफल हो जाता है। कहा गया है कि राजधर्म की उपेक्षा करने वाले नंदों को सिंहासन से हटा दिया गया, और इस प्रकार खाली हुए सिंहासन पर ब्रफल यानी चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिक यानी धर्म के रूप में बैठाया गया। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएं। तो प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद के प्रथम संस्थापक सिकंदर के सैनिकों को विलगित कर देने वाले सेल्यूकस के विजेता, जिनकी आज्ञा का पालन हिमालय से लेकर के दक्षिण भारत के बाहर स्थित राजे महाराजे किया करते थे। उनकी गणना भारत के महानतम शासकों में से की जाती है, और इनका जन्म मुरा दासी की मतलब मुरा नाम की दासी से हुआ था। इनकी माताजी का नाम था मुरा, जो नंद की रखेल हुआ करती थी। ठीक है, घनानंद की रखेल हुआ करती थी नंद वंश के शासक की, और किसी गडरिये ने उनका पालन पोषण किया था। बाद में उसे किसी शिकारी ने खरीद लिया चंद्रगुप्त मौर्य को, और एक दिन जब वह खेल में जो एक खिलाड़ी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य था, तो एक दिन खेल में वह राजा बन बैठा, और राजा बन बैठा उसके लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जो है जैसे गुरु की आवश्यकता पड़ी, और चाणक्य ने उसको संवारा।
और अन्य बालकों को उसने दूसरे पदों पर नियुक्त किया। मतलब एक दिन जब वो एक प्रकार से खेल खेल में क्या किया, राजा बन जाता है और उसको बैठा किस पर, अपना ऊंचा चौतरा बना लिया, उस पर बैठा। और दूसरे जो बालक थे उनको बैठा करके जब गाय भैंस चराने जाता था, गड़ेरिया का जो कि गड़ेरिया के यहाँ पालन पोषण हुआ, तो जब अपना पशु भेड़ वगैरह चराने जाता था तो वहाँ पर राजा बन करके नियम वगैरह सुनाया करता था गड़ेरिया के बच्चों को। तो जब उस चंद्रगुप्त मौर्य को एक प्रकार से संयोग बस इसी समय चाणक्य ने देखा, तो चाणक्य जब आ गए तो यह चंद्रगुप्त से अत्यधिक प्रभावित हो गए और शिकारी को 1000 कारसारपण सिक्के देकर के चंद्रगुप्त को खरीद लिया। जो वो था एक प्रकार से जो खास करके गणरीय ने पालन पोषण किया, बाद में शिकारी ने जब इनको खरीद लिया था तो शिकारी से फिर बाद में इनको चाणक्य ने 1000 कसारपण देकर के इनको खरीद लिया। और उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को खूब सिखाया, बुद्धि दी, विवेक ज्ञान, भाला बर्छा तीर धनुष से लेकर के तलवारबाजी सब कुछ सिखाया मतलब इन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न है हर्षवर्धन कौन था। हर्षवर्धन जो था वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। 606 ईस्वी में जटिल परिस्थितियों में राजाभिषेक इसका करवा करके इसको राजा बनाया गया। अपनी चारित्रिक उपलब्धियों और महानताओं से हर्षवर्धन ने वर्धन वंश का सम्राट मतलब साम्राज्य विशाल बना दिया और बड़ा बना दिया। प्रजा के लिए ऐसा लोक हितकारी प्रशासन दिया था हर्ष ने। और खास करके हर्ष की गणना भारत के महानतम सम्राटों में होने लगी थी। अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुणों का समन्वय एक प्रकार से मान सकते हो हर्षवर्धन में था। इसीलिए तो डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार ने कहा कि निस्संदेह वह प्राचीन भारत के महान शासकों में से एक था जो जिसका नाम हर्षवर्धन था। ठीक है, ये प्रभाकर वर्धन का पुत्र था और राजश्री का भाई था। ठीक है, और प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, राजवर्धन का छोटा भाई था और राजश्री जो थी वो इनकी बहन थी हर्षवर्धन की। 31 नंबर प्रश्न, सती प्रथा क्या है। सती प्रथा जो है एक ऐसी प्रथा हुआ करती थी जैसे कि किसी महिला का पति अगर मर जाए तो महिला को भी पति के साथ सती होना पड़ता था, मतलब जलना पड़ता था जिंदे। तो सती प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को उसकी इच्छा से मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। विधवा हुई महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के समय स्वयं भी उसकी जलती चिता में कूद कर आत्मदाह कर लेती थी। इस प्रथा को लोगों ने देवी सती का नाम दिया। देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष द्वारा उनके पति शिव का अपमान न सह सकने के कारण से यज्ञ की अग्नि में जल करके अपनी जान दे दी थी। और वही परंपरा जो है लोगों ने आगे बढ़ाई। हालांकि ये परंपरा बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो भगवान थी, देवी थी, तो एक प्रकार से उन्होंने अपना प्राणों की आहुति दे दी। वो तो भाई विधि के लिखा मिटे नहीं अंका, वो तो लिखे लिखाई बातें थी। लेकिन अब जो है अगर आप सती प्रथा को देखें तो ये बैन है। ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो जो रूढ़ियाँ थी उनको हिंदू धर्म में ख़त्म किया जा रहा है, मतलब ख़त्म किया गया बहुत सारी रूढ़ियों को, उनमें सती प्रथा भी एक थी। 32 नंबर क्वेश्चन से तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध होता है, पहला युद्ध। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पटक पटक करके इसमें मारता है। ठीक है, तराइन जो है थानेश्वर और करनाल के बीच में पड़ता है। रण क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी इसमें घायल हो जाता है। एक मतलब यदि एक खिलजी सैनिक उसे लेकर के रणभूमि से भाग ना गया होता तो रक्त बहने से मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती। मोहम्मद गौरी बड़ी कठिनाई से अपनी मातृभूमि को पहुंच सका और इस पराजय से मोहम्मद गौरी की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। चूंकि जब वो गिर गया नीचे और खून उसको बह रहा था तो मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान ने कहा था जा तुझको छोड़ दिया, निहत्थे पर व्यवहार नहीं करता, जा सुधर जा तू, ठीक है, दोबारा मत आना। तो फिर वो दोबारा, जैसे हमारे यहाँ के राजाओं की यही तो दिक्कत है कि भाई एक बार उसको अगर मार दिया फिर उसके बाद में फिर उसको छोड़ देते थे। आप निपटा डालो ना उसी समय, क्या दिक्कत है उसमें। तो फिर छोड़ देते हैं, फिर वो दोबारा से आक्रमण करता है और उसके बाद में फिर पराजित नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि बहुत सारे जयचंदों ने मिल करके, जैसे कहते नहीं भाई जयचंद हो गए भाई तुम क्या, तो बहुत सारे लोग जो थे इसी के दरबार के जब मिल जाते हैं उसके साथ, उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाते हैं और अपने आप को एक प्रकार से मृत्युदंड दे लेते हैं। इनका जो था चंद्रबरदाई इनका कवि था, तो दरबारी कवि था, तो उसने इनका गला काट दिया और उसने उनका गला काट दिया। इस प्रकार से मृत्यु होती है। अभी एक मूवी आई थी, अक्षय कुमार की मूवी है पृथ्वीराज चौहान, वो भी देखेंगे, उसमें आपको पता चलेगा। 33 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानकारी बताएं भाई। देखो 50 शब्दों में आपको लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे। तो बौद्ध युगीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र काठियावाड़ में स्थित था वल्लभी, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, किंतु व्यापार से अधिक किसी शिक्षा से ख्याति प्राप्त हुई है वल्लभी विश्वविद्यालय को।
इत्सिंग एक चीनी यात्री था, इसकी तुलना नालंदा विश्वविद्यालय से करता है। 640 ईस्वी से लेकर के 640 ईस्वी में 100 विहार थे, जिसमें से 6000 भिक्षु अध्ययन करते थे। संभवतः यहाँ महायान संप्रदाय की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। 7वीं सदी में गुणमती और स्थिरमती यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान थे। यहाँ ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों से संबंधित विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर लौकिक विषय में जैसे कानून, हिसाब, अर्थशास्त्र, साहित्य जैसे विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी वल्लभी विश्वविद्यालय में। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 34 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है, अशोक के धम्म के मुख्य 4 तत्व बताएं, कौन कौन से हैं। तो अशोक के धम्म के तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है अपासिन्वे। अपासिन्वे जो है इसका मतलब होता है पापों से दूर रहना। अशोक का जो धर्म है उसमें 4 बातें कहता है कि भाई धर्म मतलब पापों से दूर रहो। दूसरी बात कहता है बहुकथाने। बहुकथाने मतलब होता है दूसरों का कल्याण करना। तीसरा जो था दया। दया मतलब होता है उदार भावना या दूसरे के दुख में काम आना। ये एक व्यवस्था थी। और तीसरी मतलब चौथी जो व्यवस्था थी, चौथा जो धम्म का प्रमुख तत्व था वो था दाने। दाने मतलब होता है दूसरों की दान आदि से सहायता करना। ठीक है, दान दे करके दूसरों की सहायता करना। तो ये 4 तत्व थे जो कि अशोक के धम्म में बताए गए थे। 35 नंबर क्वेश्चन से आप देखें। मेगास्थनीज यवन राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिका जो पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है और इतिहास के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी देती है इंडिका पुस्तक। तो मेगास्थनीज जो था यवन का राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके साथ सेलुकस निकेटर की पुत्री का विवाह हुआ था। तो सेलुकस निकेटर को जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है एकदम से पराजित कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के सामने सेलुकस निकेटर हाथ हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, कहता है प्रभु अब छोड़ दो। तो चाणक्य से कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की गुरुदेव क्या किया जाए। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि भाई ठीक है सेलुकस, तुझको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तू अपनी कन्या का विवाह, मतलब वो कहता था कि तू अपनी कन्या का विवाह हमारे चंद्रगुप्त के साथ कर दे। तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है कर देंगे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब उसने चाणक्य ने कहा एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त भैया। कहा कि शर्त यही कि जो चंद्रगुप्त मौर्य और जो सेलुकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना उसका नाम था, अगर उससे कोई पुत्र होगा, लड़का होगा, तो वो राजा नहीं बनेगा, ठीक है, भविष्य में। और इसीलिए विवाह करवा दिया ताकि मान लेते चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र लोग जो हैं या जो आगे चल करके जो लोग आए हैं वो अगर मान लेते हैं चंद्रगुप्त इतना प्रतापी ना हो, ठीक है, क्योंकि हमेशा चाणक्य तो रहेंगे नहीं, तो चंद्रगुप्त इतना प्रतापी अगर राजा ना हो तो एक प्रकार से फिर क्या हो, फिर जो है सेलुकस निकेटर दोबारा से बदला लेने के लिए ना आए। क्योंकि सेलुकस निकेटर जो था ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर मर जाता है उसके बाद में सेलुकस निकेटर यवन से एक प्रकार से मतलब यवन से आक्रमण करता है इस पर। तो वही जो है बाद में फिर सेलुकस निकेटर जो है एक राजदूत भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, जो आता है हाल चाल लेने के लिए, ठीक है। तो सेलुकस के बीच में संधि के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहता था। मेगास्थनीज का भारत आगमन इसी मैत्री संबंध को अस्थायी बनाने की दिशा में सेलुकस की ओर से एक कदम था। मेगास्थनीज भारत प्रवास की अवधि में भारतीय जनजीवन के विषय में जो कुछ जान सका उसने पर्याप्त अंश से जो है हम परिचित हैं और यह वर्णन उसकी इंडिका पुस्तक में उपलब्ध है। यह कहाँ तक मतलब कहाँ पैदा हुआ, किस भाषा में इसने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, ऐसे प्रश्न का हल आज भी अनुत्तरित है, मतलब नहीं मिला है। मेगास्थनीज की कृति अपने मूल रूप से अब उपलब्ध नहीं है, किंतु इसके महत्वपूर्ण उदाहरण जो है उसके परवर्ती लेखकों जैसे स्ट्रैबो, एरियन, प्लिनी, डायोडोरस, इन सभी की कृतियों में इनके इंडिका के बारे में जानकारी मिलती है। इंडिका के कई अध्याय जो है उसमें मिलते हैं, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि केवल तीन के ही संक्षिप्तांश अब उपलब्ध हैं। और इस विभिन्न अध्यायों में भारत देश, इसकी जलवायु, पशु पक्षी, शासन पद्धति, धर्म और तौर तरीके के बारे में, इनकी कलाओं के बारे में, भारतीय कलाओं के बारे में वर्णन है। मेगास्थनीज ने साधारण जनों से लेकर के राज दरबार तक के विषय में सूचनाएं दी थी अपनी पुस्तक इंडिका में, ठीक है। मूल ग्रंथ अब नहीं उपलब्ध है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न क्या है, 36 नंबर प्रश्न है। इलाहाबाद की प्रशस्ति के विषय में आप क्या जानते हैं, बताएं सभी लोग, फटाफट से आप जानने का प्रयास करेंगे। इलाहाबाद की प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएं। तो इलाहाबाद की प्रशस्ति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इलाहाबाद की प्रशस्ति जो है ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के चरित्र और कृतियों का विवरण प्रस्तुत करती है। और यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त के युद्ध और संधि मंत्री हरिसेन जो थे उनके द्वारा एक प्रकार से प्रशस्ति यानी काव्य है एक प्रकार का, उसको लिखा गया।
भाषा और अलंकार की दृष्टि से यह लिपि अत्यंत सुंदर है और इस प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के इतिहास स्वरूप निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिलती है। समुद्रगुप्त ने इस प्रशस्ति को अशोक के उस स्तंभ पर लिखवाया जो अपने मूल रूप में पहले इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में था और वहां से लाकर के अकबर के द्वारा बनवाए गए इलाहाबाद के किले में अब भी गड़ा हुआ है। नियति की यह विचित्र लीला है कि जिस स्तंभ पर अशोक का मंगलमय शांतिप्रद अहिंसात्मक उपदेश लिखा था उसी पर समुद्रगुप्त का रक्त रंजित विजय गान भी लिखा गया था। तो समुद्रगुप्त चूंकि जब तक मतलब जितना भी युद्ध लड़ा था सबको जीता था, एक भी युद्ध हारने वाला शासक नहीं है समुद्रगुप्त, ठीक है। और इसके अलावा समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो उसी का मंत्री था हरसेन, उसने लिखा था प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, या इलाहाबाद की प्रशस्ति, दोनों का मतलब एक है, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद की प्रशस्ति। 37 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय का नागवंश से संबंधों का उल्लेख करें। तो नागवंश का राजनीतिक इतिहास गुप्तों से भी प्राचीन है और गुप्तों के आविर्भाव के पूर्व इस वंश के लोग शक्तिशाली माने जाते थे, नागवंश के लोग, और उनकी विभिन्न शाखाएं पद्मावती, विदिशा और अहिछत्र में शासन करती थीं, जो उस समय के प्रमुख ऐतिहासिक केंद्र हुआ करते थे। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने नागदत्त, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी इन सभी को पराजित किया था, परंतु इसका समूल विनाश नहीं हुआ था नागवंश का। और इन वंश के लोगों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ किया था और इससे प्रभावती गुप्ता नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की कन्या है प्रभावती गुप्ता। पूना ताम्रलेख में महादेवी कुबेर नागा को नागाकुल में उत्पन्न नागकुल संभूता कहा गया है। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार कहते हैं कि इस संबंध के कारण इस गुप्त नरेश को अपनी नव स्थापित सार्वभौम सत्ता को सुदृढ़ करने में सहायता उपलब्ध हुई थी जब ये शादी हुई थी चंद्रगुप्त द्वितीय की नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से। तो उसके बाद में फिर जो दोनों के बीच में संघर्ष था वो खत्म होता है। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इतिहास में आप देखेंगे जब भी दो राजा मिलेंगे या तो भाई जो है अधीनता स्वीकार करेंगे या फिर युद्ध करके जीतेंगे और या फिर एक प्रकार से विवाह कर लेंगे, तो मैत्री बनी रहेगी। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय पर एक टिप्पणी लिखिए। तो वत्स राज्य का योग्य उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय था। वह कट्टर साम्राज्यवादी था नागभट्ट द्वितीय और कानकुब्ज पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अपनी राजधानी अवंती से हटा करके कन्नौज को बनाया था नागभट्ट ने। वत्सराज का उत्तराधिकारी था और वत्सराज का जो उत्तराधिकारी था नागभट्ट द्वितीय, उसने मुंगेर से मगध और बंगाल के शासक धर्मपाल तक को पराजित किया था। मुंगेर के पास पाल प्रतिहार के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें प्रतिहारों को सफलता मिली थी और उसके अतिरिक्त उसने आनर्त यानी उत्तरी काठियावाड़, मालवा, मत्स्य यानी पूर्वी राजपूताना, किरात, तुरुस्क और कौशाम्बी के वत्सों को भी पराजित किया था नागभट्ट द्वितीय ने। आंध्र, सिंध, विदर्भ, कलिंग के राजाओं के प्रति जो है वैसा ही आत्मसमर्पण करवाया था इसने नागभट्ट द्वितीय ने। तो इस प्रकार से जिस तरह पतंग दीप शिखा के प्रतीक कराते हैं, मतलब जैसे कि पतंग जो होते हैं, जो दीप शिखा होती है, जो दीप होता है, दीप मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि जो दीपक जलता है तो उसमें जिस प्रकार से जो कीड़े मकोड़े आकर के गिरने लगते हैं, ठीक इसी प्रकार से नागभट्ट द्वितीय एक जो है एक दीपक की भांति था, कीड़े मकोड़े की भांति उसके ऊपर आकर के गिरते थे ये सब राजा लोग। प्रारंभ में नागभट्ट द्वितीय जो था गोविंद तृतीय के द्वारा पराजित हो गया था, परंतु 1814 ईस्वी में गोविंद तृतीय की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में राष्ट्रकूटों के आंतरिक कला के कारण से नागभट्ट द्वितीय को उनके खतरे से मुक्ति मिली और वह अपने वंश का वास्तविक संस्थापक बन जाता है नागभट्ट द्वितीय, ठीक है। और नागभट्ट द्वितीय उत्तर भारत का एक शक्तिशाली सम्राट था, शासक था, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था नागभट्ट द्वितीय, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। महाराजा भोज की अगर बात की जाए तो विजेता के साथ साथ साहित्य, संस्कृति और कला का भी संरक्षक था जो महाराज भोज थे। कविराज भी इनको कहा जाता है, भोजराज कहा जाता है। इनकी प्रसिद्धि उनकी योग्य शासन व्यवस्था, आदर्श न्याय व्यवस्था और इसके अलावा पांडित्य, विद्या और कला को प्रश्रय देने के कारण से विख्यात थे। साहित्य, व्याकरण, धर्म, दर्शन, गणित, वैद्यक, वास्तुकला, कोश आदि पर अनेक पुस्तकें इन्होंने लिखी थी भोज ने।
सरस्वती कंठाभरण इनकी एक पुस्तक है। इसके अलावा शब्द अनुशासन, इसके अलावा जो है सम्रांगण, सूत्रधार, ये सब रचनाएं जो हैं महाकवि भोज की ही हैं, महाराजा भोज की हैं। परमार वंश के शासक थे। तो भोज परमार के साम्राज्य विस्तार का उल्लेख करें। भोज जो थे अपने समय के उत्तर और दक्षिण भारत के सभी प्रमुख राजाओं को उसने एक एक बार अवश्य पराजित किया था भोज ने, ठीक है। और सभी शासक उससे डरते थे, भय से त्रस्त थे, उसके डर से डरे हुए रहते थे। भोज का साम्राज्य पूर्व में कलिंग और चेदी से लेकर के उत्तर तथा पूर्वोत्तर में ग्वालियर से होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ भाग जो था, ये भोज परमार का शासक था। पश्चिम में लाट और वहाँ से समुद्र के किनारे किनारे जो है अपरांत तथा कोंकण का जो तट है, उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में मेवाड़ और मारवाड़ तक जो है एक बड़े भाग विस्तृत भूभाग पर जो है ये भोज परमार का शासक था। ये बात ध्यान रखेंगे, शासन था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। 41 नंबर क्वेश्चन से प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में कुछ बताएं। प्रतिहारों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको बताऊं तो इनकी उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। कई लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं। कुछ लोग उन्हें विदेशी तो कुछ स्वदेशी मानते हैं, परंतु वास्तव में भारतीय थे प्रतिहार, ये बात की पुष्टि जरूर हुई है। डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक तथा मतलब इनका अभिमत है, इनके अभिलेखों से जो कुछ ज्ञात होता है उससे वे मूलतः ब्राह्मण ठहरते हैं। तो प्रतिहार वंश के लोग जो थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे, जो बाद में क्षत्रिय बन जाते हैं और बाद में उन्होंने अपने को क्षत्रिय शिरोमणि लक्ष्मण से जोड़ लिया। तो एक प्रकार से ये प्रतिहार वंश से उत्पत्ति मतलब प्रतिहार वंश के शासक हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चाहमानों का मूल स्थान कहाँ है, कहाँ था बताएं। तो चाहमान या जो चौहान वंश है, चाहमान वंश या चौहान वंश बात एक ही है। साहित्यिक और अभिलेखिक साक्ष्यों के अनुसार चाहमान जो है सापाद लक्ष्य के शासक थे। पृथ्वीराज विजय में उनके प्रथम शासक वसुदेव की राजधानी अनंत देश में बताई गई है, जो सांभर के निकट थी। पुष्कर क्षेत्र उनकी उत्पत्ति का स्थल बताया जाता है चाहमानों का। सभी तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चाहमान मूलतः शाकंभरी यानी सांभर क्षेत्र में उदित हुए थे और अहिछत्रपुर उनकी पहली राजधानी हुआ करती थी। वहां से पुष्कर और फिर अजमेर की ओर आगे बढ़ने लगे चाहमान वंश, ठीक है। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन से, सामंतवादी व्यवस्था क्या है? सामंतवाद को अंग्रेजी में फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं। फ्यूडल सिस्टम फ्यूड से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है भूमि का एक ऐसा भाग जो सेवा करने के लिए कुछ शर्तों पर उसका स्वामी किसी सामंत को खेती करने के लिए देता है। और उस समय समाज में खेती ही शक्ति का एकमात्र स्रोत हुआ करती थी। कुल मिलाकर के यह भूमि स्वामित्व और व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित एक सामाजिक पद्धति होती थी सामंतवाद, जिसमें परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण होता था। सामंत व्यवस्था गुप्तोत्तर काल को प्राचीन भारत के अन्य कालों से अलग करती है। सामंत काल का मूल अर्थ पड़ोसी होता है, ठीक है, तथा सामंत का मूल अर्थ क्या होता है? पड़ोसी। तथा इसका प्रयोग मौर्य काल में पड़ोसी शासकों के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अशोक के अभिलेखों में भी किया गया है। गुप्त काल के पहले इस शब्द का प्रयोग नीतिकारों के द्वारा पड़ोस की भूमि संपत्ति के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में ये भूमि जो है ऐसे बड़े बड़े जो जैसे आपके पास 200 बीघा खेत है तो आप बटैया दे करके लोग उस पर आपके खेत पे बोते हैं, लेकिन आपको पहले फसल देते फिर उसके बाद में अपने घर पर ले जाते हैं। तो ये सामंतवादी व्यवस्था थी। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चौवालीस नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदू धर्म में प्रचलित प्रथाएं कौन कौन सी प्रथाएं बताएं फटाफट से। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप बताएंगे। तो जीवन में जिन क्रियाओं से व्यवस्थित मतलब व्यक्ति जो होता है सामाजिक समस्याओं का समाधान होता है, जिन जीवन में जिन क्रियाओं से व्यक्ति की सामाजिक समस्याओं का समाधान होता है, मनुष्य उन्हीं क्रियाओं को चुन लेता है और व्यर्थ की क्रियाओं का परित्याग कर देता है। जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको एक्सेप्ट करता है, जो बुरी होती है उनको हटा देता है। और इस प्रकार चुनी गई क्रियाएं जो होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जिसको संस्कृति कहते हैं। वह प्रथा का रूप ले लेती हैं, अर्थात प्रथाओं में कई पीढ़ियों का सफल अनुभव और व्यवहार विधि का समावेश रहता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। इस प्रकार प्रथाएं मनुष्य के मानसिक परिश्रम में कमी लाती हैं या कमी करती हैं और पुरानी पीढ़ी के व्यवहार प्रथाओं के माध्यम से नई पीढ़ी के व्यवहार बन जाते हैं।
हिंदू धर्म में मानव प्राणी का जन्म ही एक प्रथा के आरंभ से होता है। इसके उपरांत प्रथाओं में पलता हुआ वो बड़ा होता है तथा प्रथाओं के अनुसार ही उसका लक्ष्य मतलब उसका अंतिम संस्कार एक प्रकार से होता है। और इस प्रकार व्यक्ति आजीवन प्रथाओं से घिरा होता है। आजीवन कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कुछ ना कुछ नैतिक मूल्य होते हैं। उन्हीं नियमों और नैतिक नैतिक मूल्यों पर आगे चलता हुआ मनुष्य जो होता है जीवन का चरम और परम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति करता है। धर्म अर्थ और एक प्रकार से धर्म अर्थ और काम इन तीनों की प्राप्ति करते हुए अपने जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति मनुष्य कर लेता है, यानी कि आत्म का मिलन परमात्मा से हो जाता है, परमात्मा से हो जाता है। तो ये हो गया आपका मोक्ष। तो इसी प्रकार से हिंदू धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। तो हिंदू धर्म में जो प्रथाएं हैं वो एक प्रकार से एक पीढ़ी में जो चीज़ें आपने करी हैं, ठीक है, जो चीज़ें अच्छी थी आप उनको चुन लेते हैं, जो चीज़ें बेकार की थी उनको आप हटा देते हैं। तो जो अच्छाइयों को आपने चुना तो कुछ दिन तक आपने अच्छाइयों को चुना और बेकारियों मतलब जो बेकार चीज़ें थी, बुराइयाँ थी उनको निकाला बाहर। उसके बाद में जो अच्छी-अच्छी चीज़ें थी उन्हीं का एक प्रकार से वही प्रथाएँ बन जाती धीरे-धीरे। एक पीढ़ी में वो लोग करेंगे, फिर दूसरी पीढ़ी के लोग उसको देखेंगे, वो करेंगे। फिर तीसरी पीढ़ी में वही चीज़ प्रथा बन जाएगी और धीरे-धीरे प्रथाएँ जो होती हैं, वो एक प्रकार से रूढ़ियाँ भी बन जाती हैं कभी-कभी, ठीक है? लेकिन जो प्रथाएँ अच्छी होती हैं वो रूढ़ियाँ नहीं बनती, लेकिन समय के हिसाब से प्रथाएँ भी रूढ़ियों का रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है? चूँकि वो उस समय के समाज के हिसाब से जो प्रथाएँ उस समय ठीक थीं, वो उस समय के हिसाब से ठीक थी। लेकिन अगर आज वर्तमान परिवेश में देखें, तो कुछ चीज़ें आपको नहीं ठीक लगेंगी। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समय और परिस्थिति के हिसाब से हर एक चीज़ की परिभाषा जो होती है वो बदल जाती है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, जाना और परखा। तो ये सब प्रश्न आप लोग वीडियो मतलब इस सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न, ठीक है? और इससे पहले हमने और भी कई सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को दिया है और महासंग्राम वीडियो दी है। तो ये इतिहास का मॉडल मतलब महासंग्राम वीडियो था जो मैंने आपको दिया है, महासंग्राम रिवीजन क्लास था 2024 का, प्राचीन इतिहास का, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का, एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हमने चर्चा करा, समझा, जाना और परखा। अब जो होगा आगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और अगला जो महासंग्राम वीडियो होगा वो हम लोग किसी और सब्जेक्ट का देखेंगे, ठीक है? और होम साइ मतलब इसके अलावा हमने इकोनॉमिक्स का भी महासंग्राम वीडियो आपको दिया है। तो पेपर मतलब उसका पार्ट 1 दिया है, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। और सोशियोलॉजी का महासंग्राम वीडियो आएगा, पॉलिटिकल साइंस का आएगा, जियोग्राफी का आएगा, तो इन सभी सब्जेक्ट का आता रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, आई लव यू, बहुत-बहुत धन्यवाद।